नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज भारत की जो राजनीति है, उसको निर्धारित करने वाला एक स्टेट जो है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है, बिहार। तो बिहार की राजनीति की जो हलचल है, उसको जानने का आज प्रयास करते हैं। तो बिहार के अंदर पिछले अगर हम देखें 1990 से अगर हम इसको स्टार्ट करें, 1990 इसलिए कि 1990 से पहले बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था। यानी जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, वो पूर्ण बहुमत की हुआ करती थी कांग्रेस की। 1990 से 1900 स्टार्ट का जो 90s का बिगनिंग था, जिसका आरजेडी लालू यादव जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने बिहार के पहली बार। और 1990 से लेके 2005 यानी 15 साल लगातार तीन टर्म जो हैं असेंबली के, उसके अंदर आरजेडी जो है वो सत्ता में रही। पहले जो आरजेडी में जो चीफ मिनिस्टर थे वो लालू यादव बने। लालू यादव ने जो पहले 5 साल थे, यानी 1990 से लेके 1995 तक, मैं समझता हूँ बिहार के अंदर जो SC/ST समाज था, उसके अंदर यानी दलित, महादलित और जो माया समीकरण मुस्लिम यादव, इसको लेके बिहार में राजनीति की शुरुआत की मुख्यतः लालू यादव ने। और जो माया समीकरण था उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती थी आरजेडी की, लालू यादव की। और इसी को लेके इसके साथ जो ये मुस्लिम और यादव के साथ जो दलित और महादलित समाज था, उसको लेके लगातार 15 साल आरजेडी ने राज किया बिहार के अंदर, जिसमें जो पहली टर्म थी लालू यादव की, उसके अंदर बेहतरीन काम रहा। उसके बाद जो है लालू यादव आरजेडी के ऊपर बहुत से आरोप लगाए विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इनफैक्ट कांग्रेस ने भी, कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके जंगल राज की जो एक उपाधि है वो आरजेडी लालू यादव को दी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो था, खासकर 2000 से 2005 तक का जो टाइम था, उसके अंदर बहुत ही खस्ता हालत थी अगर लॉ एंड ऑर्डर की देखें। तो शुरुआत आरजेडी की मुख्यमंत्री के तौर पे लालू यादव से हुई। फिर लालू यादव पे चारा घोटाला और दूसरे करप्शन के आरोप लगे, तो लालू यादव को जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को खाली करनी पड़ी और उनकी जो वाइफ थे, उनको जो सत्ता है वो राबड़ी देवी को फिर चीफ मिनिस्टर बनाया आरजेडी ने। तो पहले 15 साल वहाँ पे आरजेडी रही। लेकिन 2000 के आसपास जो थे वो लालू यादव और नीतीश कुमार के अंदर डिफरेंसेस शुरू हुए। नीतीश कुमार ने अपनी जेडीयू की स्थापना करी और भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ 2005 में पहली बार जो है चीफ मिनिस्टर बने नीतीश बाबू। 2005 से लेके जो पहला टर्म था 2010 का, बेहतरीन काम किया गया नीतीश बाबू के द्वारा। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत से रिफॉर्म्स किए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उन्होंने बहुत सख्ती करी और कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी वहाँ पे हुई, इसलिए उनको सुशासन बाबू का जो है वो संज्ञा दी गई। तो 2005 से 2010 का जो टेन्योर था वो बहुत बेहतरीन रहा। उसके बाद उम्मीदों पे उतने खरे नहीं उतरे नीतीश बाबू भी, लेकिन लगातार कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और कभी आरजेडी के साथ। जो नीतीश कुमार हैं वो 2005 से लेके अभी तक, यानी 2025 तक वही मुख्यमंत्री हैं, 20 साल। तो पहले 15 साल आरजेडी की सत्ता रही और अभी पिछले 20 साल से नीतीश बाबू बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। और पलटू चाचा को, उनका एक नाम पलटू चाचा भी डाला जो तेजस्वी यादव ने डाला, क्योंकि वो कभी अपने हिसाब से जो उनके मन में आता है, जो राजनीति की वो समझ रखते हैं नीतीश बाबू, तो वो कभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाते हैं और कभी आ जाते हैं आरजेडी के साथ। लेकिन सत्ता में जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है वो हमेशा नीतीश बाबू के पास रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि आरजेडी को भी मालूम है कि बिना संयोग के, बिना जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के संयोग के बिहार के अंदर जो है वो सत्ता नहीं चल सकती। तो माना जो बिहार की राजनीति है वो लगातार पिछले 20 साल से, आप समझ सकते हैं 4 टर्म्स विधानसभा की, वो इर्द गिर्द घूम रही है नीतीश बाबू के। 2025 में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर। 2020 के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके अंदर तेजस्वी यादव आरजेडी ने जबरदस्त वापसी करी थी और सबसे बड़ा जो दल है वो बना था आरजेडी। लेकिन कुछ संख्या बल की कमी होने के कारण जो आरजेडी है वो उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, यानी तेजस्वी यादव बहुत थोड़ी सी दूरी के कारण, बहुत थोड़ी सी जो कम उनको सीट्स मिली असेंबली के अंदर, तो जो तेजस्वी यादव है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको नहीं मिली।
जिसकी एक मुख्य वजह जो रही कि जो आरजेडी का अलायंस हुआ था कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को जो सीट्स मिली उसकी गिनती बहुत ज़्यादा थी और जो रिजल्ट आया वो कांग्रेस का जो रिजल्ट आया वो उतना बेहतर नहीं था जो एक्सपेक्टेशंस कांग्रेस ने और आरजेडी ने की थी। और कांग्रेस के खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके बिहार में। और जो आरजेडी है वो सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी जो है वो सत्ता से दूर है। लेकिन जैसे मैंने बताया बीच बीच में पलटी मारते हैं नीतीश बाबू। तो जब नीतीश बाबू आरजेडी के साथ जाते हैं तो जो चीफ मिनिस्टर नीतीश रहते हैं, लेकिन वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है फिर वो बना दिया जाता है वहां तेजस्वी यादव को। तो ये समीकरण जो है वो लगातार पिछले 20 साल से चल रहे हैं। और जब आरजेडी की अलायंस होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो फिर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाता है। पहले सुशील मोदी को बनाया और अभी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा साहब जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी जो सरकार चल रही है बिहार के अंदर। इसके अलावा बिहार के अंदर जो रामविलास पासवान साहब के सुपुत्र हैं चिराग पासवान, उनका भी बहुत बड़ा कद बढ़ा है, खासकर पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान भी जो है उनकी भी जो पैंठ है एससी एसटी समाज के अंदर जो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा जो निर्धारित करते हैं उसके अंदर लगातार चिराग पासवान का कद भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके जो इस वक्त मुख्य जो लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट में, वो सम्राट चौधरी के ऊपर जो है वो जिम्मेवारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सम्राट चौधरी जो पहले हैं वो आरजेडी में हुआ करते थे और इस वक्त जो स्टेट के सबसे जो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जो है वो छोटे भाई की भूमिका में रही है स्टेट असेंबली के अंदर। जब भी इलेक्शन हुआ बिहार में, यानी हमेशा चीफ मिनिस्टर जो है वो चाहे सीट ज़्यादा हो कम हो असेंबली में डजेंट मैटर, वो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश बाबू ही रहेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चिंताजनक बात यह है कि पिछले 20 साल से कोई भी स्टेट का इस तरह का लीडर उन्होंने डेवलप नहीं करा है जो उस तरह की पॉपुलैरिटी का हो जो मैच कर पाए तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार के साथ। इतनी स्ट्रांग पार्टी होने के बावजूद भी बिहार के अंदर जो लोकल लीडरशिप है स्टेट की वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है। वजह जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है वो रही ही नीतीश बाबू के पास है। अभी का जो राजनीतिक समीकरण है कि जैसे मैंने बताया 2025 अक्टूबर नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन ड्यू है बिहार के अंदर। तो बिहार के अंदर जो एक और फोर्स आई है वो प्रशांत किशोर की नई एंट्री हुई है। प्रशांत किशोर जो हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं पहले। उन्होंने भारत की तकरीबन हर राजनीतिक पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, हर पार्टी के साथ उन्होंने एज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट काम किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने भी जन स्वराज करके एक पार्टी शुरू करी है बिहार के अंदर। हालांकि जो बिहार के अंदर अभी फिलहाल इलेक्शंस हुए हैं स्थानीय निकाय के और जो कुछ स्टेट असेंबली की सीट्स खाली हुई थी उसके अंदर जो री इलेक्शन हुआ है उसके अंदर परफॉर्मेंस जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी की बढ़िया नहीं रही। लेकिन जिस तरह से वो लगातार एक पद यात्रा और संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के अंदर, खासकर रूरल बिहार के अंदर, तो वो भी 2025 में चैलेंजर हो सकते हैं। यानी जो बिहार है, बिहार के अंदर लोकसभा की इस वक्त 40 सीटें हैं और बहुत जैसे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट स्टेट है। लेकिन इस स्टेट के अंदर जो है वो तिरफा या चौतरफा जो मुकाबला होगा, यानी बायपोलर जो है वो चुनाव नहीं होगा जिसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को होगा। जैसे मैंने बताया कि बिहार के अंदर अगर आप देखें तो आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इसके बाद वहाँ पे कुछ इस तरह की बेल्ट है कि कम्युनिस्ट पार्टी का भी दखल है, कम्युनिस्ट पार्टी का और चिराग पासवान की पार्टी। इसके अलावा छोटे छोटे जतिन राम मांझी जैसे और भी लीडर हैं जिनका 5 से 6 जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हल्के हैं, उसके अंदर उनकी पैंठ और उनका दखल है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इलेक्शन होने वाला है बिहार के अंदर। लेकिन अगर आज की स्थिति देखें तो जो पोजीशन 2020 के अंदर आरजेडी की और तेजस्वी यादव की थी वो पोजीशन अभी उस तरह की नहीं है। अभी कहीं ना कहीं जो हवा है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए अलायंस की है, इंडिया अलायंस की हवा नहीं है। अगर इंडिया अलायंस, खासकर आरजेडी, क्योंकि आरजेडी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है बिहार के अंदर, इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा बदल यही वही है। अगर तेजस्वी यादव समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं, यानी ना ही उनकी तरफ से, ना ही उनके किसी भी स्पोक्समैन की तरफ से, ना ही उनके किसी और दिग्गज नेता की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए कि वो एक जाति या समुदाय की विशेष की वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके फेवर में जाते हैं।
यानी अगर वो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके जाते हैं, अगर इस तरह का नैरेटिव आने वाले 2-3 महीने में तेजस्वी यादव बनाते हैं, तो उससे तेजस्वी यादव को फ़ायदा होगा। अन्यथा जो तेजस्वी यादव है, वो माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण तक सिमट के रह जाएँगे या कुछ वोट परसेंट उनको दलित, महादलित का भी मिल सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा वोट बैंक नहीं होगा कि जो 50% के आस-पास वहाँ पे वोट शेयर करें। ये श्रिंक होके रह जाएगा 35 टू 40%। और अगर 10 से 15% इन्होंने और इंक्रीज करना है अपने वोट परसेंटेज को, तो फिर जो है तेजस्वी यादव आरजेडी को सभी समाज के सभी वर्गों को लेके साथ में चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दूसरा आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बिहार के अंदर जो महिला वोटर है, वो जैसे मैंने बताया जंगल राज की एक उपाधि दी गई थी विपक्ष की तरफ से, जब आरजेडी की सरकार 15 साल वहाँ पे रही। उससे भी बाहर आना पड़ेगा क्योंकि जो महिला वोटर है वो पूरा का उसका बहुत बड़ा एक परसेंटेज वो आज भी नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के साथ इंटैक्ट है। तो तेजस्वी यादव को विकास के मुद्दे पे और सभी समाज के सभी धर्म के वर्गों को साथ में इकट्ठा ले जाने की एक चुनौती है, ये नैरेटिव उनको बनाना पड़ेगा। अन्यथा 2025 का जो चुनाव है उसके अंदर फिर से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी संयोगी सरकार वहां बनेगी। और अगर इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके जाते हैं और सभी समाज का जो तबका है उसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय, इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है दलित महादलित, अगर इन सभी को साथ लेके चलते हैं, यानी सच में अगर तेजस्वी यादव ये नैरेटिव लेते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास यानी सोशल इंजीनियरिंग को अगर वो लेके जाते हैं, हर सोसाइटी के समाज के हर तबके को रिप्रेजेंटेशन अगर वहाँ प्रॉपर देते हैं, तभी वो आरजेडी जो है वो 2025 में सत्ता तक पहुँच सकती है। अन्यथा वो फिर से 30-35% या मैक्सिमम 40% तक पहुंचेगी और जो एक दूरी है सत्ता के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेके वो फिर बनी रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे को लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।